हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये है महाजनपद काल के 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण 29 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी हम इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, टोटल 48 क्वेश्चन हम इसके लेकर आएंगे। ठीक है, आगे भी हम इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी के लिए इतने क्वेश्चन ही सही है। ठीक है, चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हार्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हार्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयीन को या फिर शिशुनाग को? ऑप्शन दी, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आप लोग दीजिए। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, और आप लोग लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ओके, तो हार्यक वंश के किस शासक को गुड़िक कहा जाता है? तो है ऑप्शन बी, अजातशत्रु को कहा जाता था। ओके, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या फिर कालाशोक ने? आराम से सोचिए और आंसर दीजिए, क्योंकि अभी आप पेपर नहीं दे रहे, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग आराम से दे सकते हैं इसका आंसर टाइम लेकर। ठीक है, तो किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो है ऑप्शन सी। ठीक है, उदयन ने जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा, आप लोग लगा लीजिएगा। ये रहा कुछ तीसरा क्वेश्चन। शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था? शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके मैं दे रहा हूँ, दीजिएगा। ठीक है, आराम से सुनिएगा। शिशुनाग, कालाशोक, नदीवर्धन या फिर महापनंदा? तो शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो वह है कालाशोक। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? मतलब कि है तक्षशिला में, बेबीलोन में, पटलिपुर में या फिर फारस में? आप लोग इसका आंसर दीजिए। ओके, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तक्षशिला, बेबीलोन, पटलिपुर, फरस? तो इसका आंसर होगा बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में जो है बेबीलोन में हुई थी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पेरिस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से इसका आंसर दीजिए। ओके, वीडियो को रोक कर आप लोग जो है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम में। ठीक है, पहाड़ डाला था तो झेलम में डाला गया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। किस मृदंड पटौरी को भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किस पटौरी को भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? लाल मृदंड या फिर चित्रित धूसर मृदंड या फिर उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, जिसे NBPW भी कहते हैं, काली लाल मृदंड? तो किस मृदंड
पॉटरी को भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, तो वह ऑप्शन सी उत्तरी कालीन पॉलिशकृत बर्तन जो है, ठीक है, NBBW। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखियों को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामिक भोजक या फिर ग्राम भोजक, ग्रामपति, महातर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ये गोल गोल रखा रहा, जिसका ऑप्शन बी सही होगा, भोजक एवं ग्राम भोजक, ठीक है। चाहे भोजक का या फिर ग्राम भोजक का, ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, या फिर भोजक आ सकता है या फिर ग्राम भोजक लिखकर आ सकता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक लगाइएगा, या तो लिखकर आएगा भोजक या फिर ग्राम भोजक ही लिखकर आएगा। ओके, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, दोनों ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। ओके, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, विदिशा, कौसंबी या फिर तम्रलिप्ति। तम्रलिप्ति जिसे कहते हैं। ओके, तम्रलिप्ति। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो था अवंतिका था। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये पूछा जाता है कि एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, तो अवंतिका नाम है। ओके, और अभी तो उज्जैन नाम है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? घनानंद, महापनंद, धनानंद या फिर शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वह है महापनानंद है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेड्रमीज कहा गया है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेड्रमीज कहा गया है? महापनानंद, घनानंद द्वारा या फिर घनानंद द्वारा, फिर बिंबिसार द्वारा। ये घनानंद घनानंद दो बार लिख गया है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है, घनानंद ही होगा। आप चाहे बी में लगाइए या फिर सी में लगाइए, बात एक ही है। ओके, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा, शक द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो है ऑप्शन बी, ईरानियों के द्वारा जो है भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। ओके, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शक के द्वारा या फिर पार्थियानों के द्वारा। तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो वह यूनानियों के द्वारा किया गया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। ईरान के खमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या फिर क्षत्रपी बनाया? ठीक है, साइरस ने, डेरियस ने, छायर्स ने या फिर आर्टाक्रिस्टिस ने। ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? साइरस, डेरियस, छार्ल्स या फिर आर्टाक्रिस्टियस।
तो यह है ऑप्शन बी इसका सही होगा, डेरियस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका लगा लीजिए। ओके, ऑप्शन बी इसका लगा दीजिए, सॉरी। हाइडिप्स या विस्तृत आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन शासकों के बीच हुआ था? हाइड हाइडेस्प या विस्तृत आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के बीच, सिकंदर एवं घनानंद के बीच, डेरिस या पोरस के बीच, बिम्बिसार यस एवं सिकंदर के बीच। सर दोस्तों, एक जो है घनानंद लिखा हुआ है, एक धनानंद लिखा हुआ है। ओके, तो आप जो है धनानंद को ही लगाइएगा, घनानंद को नहीं। ठीक है, वो देखने में थोड़ी गलती हो गई, लेकिन आप लोग लगाइएगा तो धनानंद ही लगाइएगा। ओके, वो घनानंद और ये धनानंद है। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ध्यान नहीं दिया गया ऊपर। ओके, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, हाइडिस्पस या विस्तृत आधुनिक नामक झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के बीच हुआ था? तो है ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ओके, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कर आक्रमण किया 331 ईसा पूर्व में, 330 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने भारत पर जो है 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पटलिपुर, वैशाली, गिरिव्रज या फिर राजगृह, चंपा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो है ऑप्शन सी। ओके, गिरिव्रज या फिर राजगृह दोनों एक ही हैं। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पटलिपुर को राजधानी के रूप में चुना गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पटलिपुर को राजधानी के रूप में चुना गया? बिंबिसार के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, उदयन के द्वारा या फिर शिशुनाग के द्वारा? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पटलिपुर को राजधानी के रूप में चुना गया था? तो वह है उदयन के द्वारा जो है पटलिपुर को राजधानी के रूप में चुना गया था। ओके, ऑप्शन सी। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध? 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, महावंश, अर्थशास्त्र। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में उपलब्ध है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, घनानंद, उदयन। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वह है घनानंद। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी ईसा पूर्व में, 7वीं सदी ईसा पूर्व में, 6वीं सदी ईसा पूर्व में या फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में? देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अभी इसके बाद लास्ट के 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6वीं सदी में हुआ था। ओके, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, ऑप्शन सी इसका लगा लीजिए।
अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंदराज के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग में, अवंती में, मगध में व फिर गंधार में। गंधार, आपने महाभारत देखी होगी। शकुनी कहाँ का था? गंधार का। और उनकी बहन कहाँ की थी? गंधार की। आप लोग बताइएगा कमेंट में, महाभारत किसकी वजह से हुआ था? ओके। तो अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंदराज के आदेश से एक नहर खोदी गई है। वह है ऑप्शन ए। ओके, कलिंग में। ठीक है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। साइरस ने, डेरियस ने, डेरियस प्रथम ने, छायर्स ने या फिर कम्बाइसेस ने। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, गंधार से मुझे याद आया है, इसका आंसर देते रहिए आप लोग। गंधार से मुझे याद आया है कि अर्जुन, द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन जो है तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ बने। ठीक है। और कर्ण चाहता था कि मैं हूं, लेकिन ये दोनों नहीं बने थे तीरंदाज में महान। तो कौन बना था? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साइरस ने किया था। ओके। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी, वैशाली, दोनों एक ही है। मल्ला, शक्य, कुरु। महाभारत एक ऐसा है कि जिसमें भाइयों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसका आंसर होगा वैशाली या फिर वज्जी। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी या फिर वैशाली। ओके। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम रथमुलास गदा जैसा हथियार, रथमुलास को गदा जैसा हथियार कहते हैं, तथा महाशिला कटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र, जिसे पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र कहते हैं, जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या फिर शिशुनाग ने। बाहुबली में आपने लोगों ने देखा होगा कि बड़ा सा रहता है पत्थर फेंकने वाला। पत्थर रख दिया जाता है और उसको फिर जो है छोड़ दिया जाता है, रस्सी से बांधे रहते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है तो ऊपर चला जाता है, जैसे गुलेर की तरह होता है ना। वही है पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र। ठीक है। और गधा जैसा हथियार जो हनुमान जी का गधा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजत शत्रु। ठीक है। हथियारों का प्रयोग जो है अजत शत्रु ने किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापनंद, घनानंद, धनानंद, शिशुनाग। देखिए फिर से घनानंद और धनानंद आ गया है। तो ये एक है घनानंद और एक है धनानंद। ठीक है। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन धनानंद है। ओके। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। इसके जो है धनानंद जी हैं। भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में, 800 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में या फिर 400 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का या फिर मुद्रों का प्रचलन जो है कब हुआ था? बताइए 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 आप लोग। तो यह जो है 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान
बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? समुद्री व्यापार का विकास, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग, घोड़ों का आयात, विदेशी आक्रमण। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण यह था। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग जो है उस टाइम बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से जो है छठी ईसा पूर्व में शताब्दी के दौरान बड़े राज्यों का उदय हुआ था, इसके कारण। ओके, ऑप्शन बी इसका लगा लीजिएगा, ठीक है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मतलब कि बिंबिसार जो थे, अपने जो वैद्य थे, जैसे जिसे हम लोग आज के युग में डॉक्टर कहते हैं, तो उन्होंने किस राज्य के राजा के लिए जो है अपने वैद्य को भेजा था? अंग के, अवंती के, वत्स के, या फिर गंधार? किस राज्य के राजा के पास भेजा था? तो इसमें राज्य का नाम दिया है। ओके, आप लोग बताइए। तो जो है वैद भेजा था, मगध के सम्राट बिंबिसार ने जो वैद भेजा था जीवक के लिए, राज्य के राजा के लिए, तो वह है अवंती। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने, उदयन ने? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वह है शिशुनाग। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके।